हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैंपियन स्टडी डे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की। अभी हमारी जो वैकेंसी आई हुई है, टोटल वैकेंसी है 4543। कितनी है? 4543 वैकेंसी जो आई हुई है। इसकी रणनीति, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम तो आप सबको पता है कि टाइम बहुत कम है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 महीने टाइम है। अभी अक्टूबर चल रहा, अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, शायद दिसंबर एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। सबसे ज्यादा इन चीजों पे हम बात करने वाले हैं कि क्या पढ़ना और क्या करना है। इन सब पर ज्यादा लंबा भाषण तो हम नहीं देने वाले हैं, और मैं उस पर बात करूंगा जो ज्यादा जरूरी है, अभी ज्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक चीजें होंगी। उन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा हार्डवर्क करने से, ज्यादा मेहनत करने से, क्या ज्यादा मेहनत करने से हमको सफलता मिलेगी? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ज्यादा मेहनत करने से अगर सफलता मिल रही होती तो कुछ भी, हम किसी भी, वही है ना कि हमको मेहनत करनी है। अब हम मान लो मेहनत कर रहे हैं, इधर करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं हम। ये मेहनत मेहनत मेहनत, लगे हैं लगे हैं लगे हैं, सुबह शाम दोपहर, मतलब 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम कर क्या, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। और हमको जाना इधर है, करना तैयारी इस डायरेक्शन में है, हमारा एग्जाम इधर इस पेपर पे है, ठीक है। और हम कर कहाँ पे रहे हैं? तैयारी इधर लगे पड़े हैं। तो हमको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि हमारा एग्जाम चाहता क्या है, यूपीएसआई में चाहते क्या है, सिलेबस क्या है। उससे पहले अभी तो कितने लोग ऐसे होंगे कि जो सिलेबस भी नहीं देखे होंगे और बस तैयारी में लगे पड़े हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मेरे भाई, अब डायरेक्शन पे ध्यान दो, सही डायरेक्शन पे। आपको किधर मेहनत करनी है, कौन से साइड में मेहनत करनी है। ज्यादा टाइम करके नहीं होगा, ऐसे तो लगे रहोगे आप तो कभी नहीं हो पाएगा भाई। आप सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी रखोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो वैकेंसी टोटल कितनी है? 4543। और टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं? 18 लाख। 18 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। अब अगर एक सीट का देखोगे आप टोटल में, तो 396, एक सीट पे आपको टोटल 396, 396 लोग मिलेंगे। समझ रहे हो आप? एक सीट पाने के लिए आपको 396 लोगों से लड़ना है मेरे भाई। तो क्या आपको लगता है सिर्फ आप ही पढ़े जा रहे हो? पढ़ रहे हो, लेकिन सही डायरेक्शन में आप पढ़ोगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। लेकिन इन 396 को जो आप देख रहे हो ना, और ये 4543 जो वैकेंसी है, उसमें 18 लाख अगर फॉर्म है, तो 60,000 तो वो हैं जो अभी यूपीपी में सिलेक्ट हुए हैं। कितने? 60,000। सोचो, आपको इनसे भी ये क्या मेहनत नहीं की होंगे? और आप ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में आप मेहनत करते रहोगे तो उससे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा और इनको बीट कर पाओगे, आपको लगता है? ऐसे नहीं होता मेरे भाई। और सबसे बड़ी चीज, और अभी मैं बात कर रहा हूं जैसे कि आपके सही डायरेक्शन की और सही चीजों की, तो आप इसमें क्या करोगे? ज्यादा मोटिवेट होगे, अब तुरंत अपने बनाओगे कि आप टाइम टेबल सबसे पहले बना लोगे। आप टाइम टेबल बनाओगे, जो कि ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। मेरे हिसाब से आप टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ भाई। और मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है मेरे से मोटिवेट होने की, या किसी और मोटिवेटर से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अब इसका मतलब ये कि ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, बहुत सारे लोग पड़े होंगे कि आपको जो मोटिवेट कर रहे होंगे, यूपीएसआई ये वो, अलग अलग बातें कर रहे होंगे, और अलग अलग आपके रूममेट भी होंगे, वो भी आपको मोटिवेट करो। उनसे मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से करना है, खुद से समझना है क्या करना है। मोटिवेशन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सही डायरेक्शन में चलोगे तो सिलेक्शन होगा भाई। अब टाइम टेबल, जो कि टाइम टेबल आप कभी मत बनाओ, बनाओ ही मत, क्योंकि इससे क्या होता है, बस हाँ, टाइम टेबल ना ही बना रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आप आज, जैसे आज दिन भर पढ़े, सुबह कुछ पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, शाम को दोपहर को रीजनिंग पढ़ लिया, और फिर अलग अलग सब्जेक्ट को हम थोड़ा थोड़ा कवर कर लिए, और नहीं भी पढ़े तो शाम को आप एक बार बेड पे जाने से पहले ये देखो
कि आप आज दिन भर में क्या किए हो, टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तुरंत ईमानदारी से आप सिर्फ अगर ईमानदारी से आप टारगेट टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, आपको लगता है कि टाइम टेबल बना के मैं एकदम सही से चल जाऊंगा, तो ईमानदारी से आप खुद की ईमानदारी से ये देखो ना कि आप कल तक क्या किया। आप सुबह से लेके जब से उठे हो या रात को जब से उठे हो आप तब से क्या किए हो अभी तक, उसको देखो। उसके बाद एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, अगर आप खुद से ईमानदार हो, किसी और के मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं हो, खुद से मोटिवेट हो ना भाई, तो किसी के आपको टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम टेबल की आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप शाम को पढ़े हो, सुबह से लेके, सुबह मान लो आप 4 बजे उठ गए, शाम तक 9 बजे तक बेड पे जाने से पहले अब क्या क्या किए हो ये एक बार ध्यान में रखोगे ना, तो आप अगर 5 घंटे सोए हो दोपहर में, फिर शाम को घूमने चले गए, फिर उसके बाद शाम को एक खाना पीना बनाए फिर सो गए ना, आपको खुद पता चलेगा भाई कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ मोटिवेट होते हो आधे घंटे की वीडियो देख के किसी की, और फिर उसके बाद सो जाते हो। सुबह उठ के एक दिन उठते हो, शाम को वीडियो देखते हो मोटिवेशन की, और फिर सुबह उठ जाते हो 4 बजे का अलार्म लगा के। कभी हो जाता है ऐसे, वैसे तो होता नहीं है अलार्म लगाने से भी नहीं उठते हो, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 2 घंटे की होती है। तो ये मत करो। आप जब इसको देखोगे ना कि हाँ सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक आप क्या किए हो, आप उसको देखो कि इसमें कितने घंटा आप पढ़े हो। और अगर आप पढ़े हो जैसे सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, दोपहर को 2 घंटे, फिर सो गए, खाना पीना बनाए फिर सो गए, फिर उठे फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद बाहर चले गए इधर उधर करके फिर 2 घंटे पढ़ लिए, आपको लगता है इस 6 घंटे से और 3 महीने के टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा? और इससे बड़ी चीज ये है कि अब घंटे पे मत ध्यान दो, घंटे पे मत ध्यान दो। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो आप देखो ना आपके पास टोटल कितने टॉपिक हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, इस पे ध्यान दो ना कि आपको करना क्या है। आप सिर्फ घंटे और टाइम टेबल फॉलो करोगे। टाइम टेबल फॉलो करके भी भाई, अगर मान लेते हैं अगर आप 10 घंटे के टाइम टेबल बना लिए, 10 घंटे की टाइम टेबल बना लिए, चलो ठीक है, आप फिर इसमें क्या गलती करोगे, फिर वही करोगे। आप मैथ लिए, आप इस 10 घंटे में सुबह 2 घंटे कुछ और मैथ पढ़ लिए, फिर कहीं और से मैथ पढ़ लिए, फिर कहीं और से पढ़ लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेरे भाई कि आप करना कुछ होता है लेकिन करते कुछ हो। इस 10 घंटे को भी सही से अगर यूटिलाइज करोगे तो 10 घंटे पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और सही से यूटिलाइज करोगे तो 3 महीने कोई कम नहीं होते मेरे भाई यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप आज बस इस तैयारी के लिए आए ही हो और फिर आप तैयारी में लग गए हो, बस तुरंत वैकेंसी आ गई, ऐसा तो नहीं है ना। पिछले 6 महीने 2 साल से 4 साल से आप तैयारी में लगे हो, तो ये 10 घंटे आपको कम लग रहे हैं। 10 घंटे अगर इधर दे भी दे रहे हो, 14 घंटे आपके अपने बच रहे भाई। 14 घंटे में आप चाहे जितना घूमो सो करो कुछ भी करो, लेकिन आपको तो बस इस 10 घंटे को लेके भी इसमें क्या करना है, अलग अलग नई नई बुक लेके आ जानी है आपको। अलग अलग जगह से बुक लेके आ गए, कोई भैया बता दिए, कोई कुछ बता दिया, या फिर बुक स्टोर पे चले गए वहां से नई बुक लेके आ गए, कोई और स्टडी मटेरियल लेके आ गए, या फिर किसी की वीडियो लेक्चर देख लिए, वीडियो देख लिए जिसमें आपको क्लासेस कम, यूट्यूब पे आपको नॉलेज कम, मोटिवेशन ज्यादा देने के लिए पड़े रहेंगे। तो आपको लगता है कि ये 10 बुक लेके आ जाओ एक ही सब्जेक्ट की, चलो मैथ या रीजनिंग ले लेते हैं, इसकी 3 3 बुक लेके आ जाओगे मैथ और रीजनिंग की, तो क्या इससे हो जाएगा? आपके पास इतना टाइम है कि ये 3 बुक को कवर करना है, या और अलग अलग स्टडी मटेरियल को, ये जीएस की 2 अलग अलग या 4 मान लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मूल विधि का, इसके आप अगर हिस्ट्री के 2 बुक लाते हो, इसके एक एक भी लाते हो, क्या आपको लगता है इतना सारा कुछ पढ़ के और फिर आप इतना टाइम है आपके पास कि पढ़ने का, कि 5 बुक इधर कवर करो, 2 2 बुक इधर कवर करो, हिंदी की अलग कवर करो? आप इतना टाइम है नहीं है मेरे भाई। तो आप ये मत करो कि बुक और स्टडी मटेरियल के पीछे मत भागो। आप ये देखो कि सच में आपको क्या करना है। अगर ये करोगे ना आप, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे ज्यादा आपके दिमाग में डर पैदा होगा कि ओह इतना ज्यादा, इतना बड़ा पूरा सिलेबस है और इतना सारा स्टडी मटेरियल कैसे कवर होगा, और अलग अलग निगेटिविटी आपके दिमाग में आने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो एक सही रणनीति रखो भाई और सही से करो। मान लेते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, बहुत हो गया आप लोगों को समझा के, अब हम बात करते हैं जैसे रणनीति क्या हो, रणनीति क्या हो, ठीक है। तो आपका सिलेबस क्या आप सभी को पता होगा, सिलेबस आप सभी को पता ही है, राइट। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है
कि सिलेबस में आपका वेटेज सबसे ज्यादा किसका है। अगर आप लोग सच में देखे होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होगे जो एग्जाम हुए थे हमारे 2021 में, 2017 में, तो अगर आप उसको देखे होगे तो ये जरूर समझ आओगे कि ज्यादा वेटेज किसका है। ये अभी जो 2025 का जो नोटिफिकेशन आया, जो उसमें सिलेबस है, अगर आप उसको देखे होगे तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम बता देते हैं आपको, जो कि मैं देखा यूपी अभी 2021 के यूपीएसआई का पेपर देखा, 2017 के यूपीएसआई के पेपर देखा, बाकी के अभी जो यूपीपी के सिलेक्टेड हुए जो अभी ट्रेनिंग में है, उन लोगों का जो अभी एग्जाम हुआ जिससे वो सिलेक्ट हुए हैं, और जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उनके भी अगर पेपर को आप देखोगे ना, आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपको किस दिशा में चलना है, करना क्या है एक्चुअल में। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, सॉरी, आपको रीजनिंग पे, रीजनिंग पे, और उसके बाद हिंदी और मैथ, और फिर मूल विधि एंड पॉलिटी। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ छोड़ देनी है या फिर मूल विधि छोड़ देनी है, इसका वेटेज कम है, ऐसा नहीं है। आपको करना तो सब है, कोई एक छोड़ दोगे अगर आप, तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है 100%। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत क्या है, किस चीज को ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं अगर आपको बेसिक एक एक टॉपिक, मैं यहाँ पे लिख तो नहीं पाऊंगा, फालतू आपका टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है, मैं ऐसे अगर आपको बताता जा रहा हूं तो ले लेते हैं रीजनिंग के लिए ही। रीजनिंग पूरा वो तो सिलेबस में दे दिया, रीजनिंग, रीजनिंग ही है, मान लेते हैं रीजनिंग ही है पूरे, तो आप क्या पूरी रीजनिंग को 3 महीने में कवर कर जाओगे? 3 महीने में रीजनिंग पढ़ लोगे? या फिर कहीं से आप वीडियो लेक्चर ले रहे हो या किसी के अलग किसी कोचिंग से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, क्या 3 महीने में पूरा कवर करवा देंगे? नहीं होता मेरे भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होता ऐसे, 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उससे आपको ये समझना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, उसमें ये देखो कि ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जैसे कि मैं जितना समझ पाया और मैं जितना देखा क्वेश्चन को, तो मुझे जितना समझ आया उसमें सबसे ज्यादा आपके, मैं एक एक करके बताता जा रहा हूं, सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के, नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, डिक्शनरी, डाइस, ब्लड रिलेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कथन और तर्क। ठीक है, ये चीजें आप लिख लेना या फिर रोक के लिख लेना, मैं एक बार में बोल दे रहा हूं। कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कारण और परिणाम, मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें, एंड डिसीजन मेकिंग एक बड़ा टॉपिक ये भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी कहां से आएंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि अभी मैं यूपीपीवी में देख लिया और प्रीवियस ईयर के यूपीएसआई में भी देखा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और हाँ, रीजनिंग यही नहीं खत्म हो रही, ये तो वर्बल रीजनिंग हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग से भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, मैं यहाँ पे भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखा हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है मिरर इमेज के, वाटर इमेज के, फिगर काउंटिंग के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी भी पिछले एग्जाम में ही 2021 में ही सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे मिरर इमेज के, पेपर कटिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रेशियो एंड फिगर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं आराम से बोल दे रहा हूँ, एक बार आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा टॉपिक है, नंबर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, डिक्शनरी, डाइस, ब्लड रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने, लेकिन एक दो क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब काउंटिंग ऑफ फिगर, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना है, पजल, कथन और तर्क और कथन निष्कर्ष, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा। कारण और परिणाम, मशीन इनपुट आउटपुट, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, डिसीजन मेकिंग के भी एक ही दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब फिर अगर नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं तो वही आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड पेपर कटिंग के, हिडन फिगर के एक दो क्वेश्चन उसमें के भी है, हिडन फिगर के। तो आप इन सारे टॉपिक को प्लीज ध्यान में रखो
रीजनिंग के स्पेशल ये टॉपिक हो गए आपके। अभी उसके बाद आ जाते हैं हम हिंदी पे। हिंदी बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, सबको, हमको, आपको, सबको पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम, आप सोचो ना, आपके पास 3 महीने हैं, मतलब 90 डेज है। 90 डेज में आप, हाँ, अगर 3 घंटे भी पढ़ते हो, डेली 3 घंटे पढ़ोगे, 270 घंटे होते हैं। 270 घंटे में आपको लगता है कि ये आप हिंदी को रट जाओगे, एकदम समझ जाओगे? प्रॉब्लम यही है, 270 घंटे में अगर पूरी हिंदी रटना चाहोगे तो नहीं रट पाओगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर उसको आप समझना चाहोगे, उसको याद रखना चाहोगे थोड़ा थोड़ा, कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना, तो जरूर कर जाओगे मेरे भाई। 270 घंटे थोड़ा सा नहीं होता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक को आप लेके आए, या फिर कोई वीडियोस जो भी आप जहां से लेक्चर ले रहे हो, या फिर जहां से जिस एकेडमी से पढ़ रहे हो, पूरी पूरी नोट्स आप कवर कर गए, नहीं हो पाएगा ऐसे। आप ये ध्यान में रखो कि ज्यादा वेटेज कौन से टॉपिक का है, उसको आप पढ़ो। जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, मैं जितना एलिविएट किया उससे मुझे यही समझ आया कि हिंदी व्याकरण के आप ले लो वर्णमाला, संधि, वर्तनी, प्रत्यय, उपसर्ग। ठीक है, अभी हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आने हैं, ज्यादा मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आने ही है। और सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक है, इसके 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। एक आर्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द। इन सारे टॉपिक में से आप देख रहे हो कितने छोटे टॉपिक है, और सिर्फ आपको एक बार देखना है। लेकिन हाँ, देखना है मीन्स सही तरीके से आपको समझने की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब 10 अलग अलग जगह से, इसमें एक दूसरी वाली बुक लेके आए, इसमें कितने पर्यायवाची शब्द है, इसमें कितने हैं, इतने सारे नहीं याद करना मेरे भाई। आपको इसीलिए बता रहा हूं कि 10 बुक को या 10 जगह के स्टडी मटेरियल को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई एक स्टडी मटेरियल रखो, या फिर कोई एक जगह से आपको लेक्चर लेनी है। यूट्यूब पे पहली बात तो बिल्कुल मत जाओ। यूट्यूब पे मोटिवेशन से ज्यादा आपको कुछ नहीं बात कर रहे हैं। वो लेक्चर देके आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। और अगर आप उस पर भरोसा करते हो, तो ये 18 के 18 लाख लोग जो है ना, जो फॉर्म डाल रखे हैं, ये भी वही यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो उससे आप कंपटीशन को बाहर नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल नहीं। ये हो गया। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 8 क्वेश्चन आने आपको देसी विदेशी, संकर शब्द, तत्सम और तद्भव, संज्ञा सर्वनाम, और क्रिया रूढ़, यौगिक रूढ़ शब्द से आपको कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 2 हो गया। और तीसरा हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने हैं समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह से। 4 से 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप कर जाओगे। 10 घंटे का है मुझे लगता है समास, लिंग, वचन, कारक कंप्लीट करने में। 10 घंटे में समझ जाओगे मेरे भाई। अगर एक हफ्ते दोगे सिर्फ इसको, तो आपके ये कवर हो जाने हैं। ठीक है, अभी उसके बाद फिर हम आ जाते हैं। और हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन गद्यांश अनुच्छेद से आना है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसके आपको कॉन्सेप्ट जिसमें ज्यादा क्लियर होना चाहिए। रस, छंद, अलंकार। रस, छंद और अलंकार के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। उसकी ज्यादा थोड़ी सी वेटेज देखने को मिल रही है। 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। और 4 से 6 क्वेश्चन ही आ जा रहे हैं हमारे प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं, प्रसिद्ध पुरस्कार एवं प्रसिद्ध पत्रिकाएं। जैसे कि ये आपको मतलब मिल जाएगा उसमें, हिंदी लिटरेचर में मिल जाएगा कोई भी। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आप लोगों को, किसी बुक का नाम बता दूं, ऐसे मुझे बताना नहीं चाहिए। आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो, हिंदी लिख दे, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो आप लोग, हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है उसमें। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे बुक को नहीं रटना है, क्योंकि जैसे जैसे जितने जितने एग्जाम आते जा रहे हैं, उस बुक का भी साइज बढ़ता जा रहा है। तो पूरी बुक को नहीं सॉल्व करना है, आप उसको ले लो। और अब मैथ में आ जाते हैं। हिंदी समझ आ गया होगा शायद, या फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आराम आराम से। 5 से 8 क्वेश्चन आपको आने हैं देसी विदेशी, संकर शब्द, तत्सम तद्भव से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यौगिक रूढ़ शब्द से आपको मिल जाएंगे। और 5 से 7 क्वेश्चन ही मतलब कहीं ना कहीं सेम वेटेज है आपका इन दोनों का। अनेकार्थी, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, विलोम, एकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हो गए कहीं ना कहीं
अगर 6-6 क्वेश्चन लोगे तो 12 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं आपको रस छंद अलंकार से। रस छंद अलंकार से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, तो ये भी 15 क्वेश्चन हो गया। अगर इसको भी आप क्लियर कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो 5 क्वेश्चन मिनिमम मिल जाएंगे आपको, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको गद्यांश से अनुच्छेद से, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दे लो। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे समास, लिंग, वचन, कारक और विराम चिन्ह से, ठीक है। तो टोटल कहीं ना कहीं ये 25 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे हो गए। 4 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रसिद्ध लेखक, रचनाएं और कवि, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको पढ़ लो। कहावत और मुहावरे बहुत रेयर केस में आता है, बट एक बार देख लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव है तो कर ही जाओगे आराम से, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ में। मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम हर किसी को पता है, प्रॉफिट लॉस। अभी हम एक सीक्वेंस में बता रहे हैं जिसकी ज्यादा वेटेज है और ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे जो भी है। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस एंड आपका टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, SI/CI, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप एंड एज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 2-3 सवाल मिल जाएंगे आपको, बट ठीक है। SCF, ICF, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पहले इनको कवर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये मूल विधि और पॉलिटी और GK/GS, GK/GS जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस। तो इसमें सबसे ज्यादा अभी तक की वेटेज सबसे ज्यादा रही है भाई आपके मूल विधि और पॉलिटी की। सिंपल सीधे सीधे बोला गया, GS को, GK को अलग रखा गया है, लेकिन मूल विधि और पॉलिटी सोचो, जबकि वो GK/GS में आपके ऑलरेडी आता है पॉलिटी, लेकिन उसको अलग से बताया गया कि पॉलिटी, भाई पॉलिटी चाहिए मुझे। तो आप सबसे ज्यादा, अगर आप पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको उतना ज्योग्राफी भी पता होगा, उतना हिस्ट्री भी पता होगा, उतना साइंस भी पता होगी कि क्या करना है। कोई ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप UPSI के एग्जाम दे रहे हो, नहीं ना। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस पे बहुत ज्यादा ना ध्यान देके अब सबसे ज्यादा ध्यान देना है मूल विधि और पॉलिटी पे। बार बार बोल रहा हूं, मूल विधि और पॉलिटी पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। GK/GS नाम के लिए है, लेकिन 1-2-3 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आना है भाई। तो उस 5 क्वेश्चन के लिए आपको डेली के डेली 270 घंटे नहीं खराब करने हैं, है ना। और उसके चक्कर में आप यहाँ के क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, तो कहीं के नहीं रहोगे, सिंपल, ठीक है। जब आप इनको कवर कर लेते हो, मान लेते हैं एक दिन का अगर हम आपको बता देते हैं कि डेली का आपका क्या शेड्यूल हो, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, डेली आपको क्या करना है, डेली का बता देते हैं पहले। क्या करो आप डेली, मान लो लेक्चर ले रहे हो, आप लेक्चर ले रहे हो या फिर बुक पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। डेली अगर आप कोई लेक्चर ले रहे हो तो उसको करो, और बुक पढ़ रहे हो तो भी अच्छा है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। और उसके बाद डेली MCQ सॉल्व करो, सेम जैसे कि जो जो टॉपिक पढ़ रखे हो आप उसके MCQ सॉल्व करो। और फिर उसके बाद डेली आधे घंटे आप रखो अपने रिवीजन के लिए। मान लेते हैं आज सुबह आपकी हुई और लेक्चर पढ़े, और फिर उसके बाद बीच में कभी आपको लगता है, जैसे कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट आप मान लो सुबह आप पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिया और फिर रीजनिंग पढ़ लिया हो एक बार में। उसके बाद फिर आपको दोपहर को या जब भी टाइम मिलता है तो आप एक बार MCQ सॉल्व कर लो, ठीक है। MCQ सॉल्व कर लो और फिर शाम को पढ़ लो, और फिर उसके बाद आप एक आधे घंटे का टाइम निकाल के देख लो आपकी क्या आप पढ़े हो, आज दिन भर में क्या पढ़े हो, ठीक है। उसको देखो, और ये जरूर ध्यान रखना है जो सबसे पहले मैं बोला कि आपको ये देखना है कि आज दिन भर में मैंने क्या किया है, वो आप पूरा ध्यान में रखोगे सीक्वेंस में कि हाँ आज ये पढ़ा, ऐसे ऐसे ये किया, इतना टाइम कहाँ खराब किया, वो भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे ज्यादा अभी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। और उसके बाद सॉरी, ये डेली का हो गया कि लेक्चर पढ़ोगे आप, उसके बाद MCQ सॉल्व करोगे और फिर शाम को आधे घंटे का रिवीजन रखोगे। लेकिन वीकली आपको क्या करना है, ये हो गया आपका मंडे टू सैटरडे का। और हाँ,
एक जरूरी चीज, आपका पढ़ाई संडे मंडे ट्यूसडे डे वाइज से उसको कोई लेना देना नहीं होता भाई। सब किसी सब्जेक्ट को किसी दिन से क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे डे वाइज तो नहीं बोलूंगा, बट आप वीक में 6 डेज या 5 डेज, चलो 5 डेज रखते हैं, एक दिन अगर आप रेस्ट भी रखते हो तो आप, लेकिन वीक में एक बार क्या करोगे आप, यहाँ पे रिवीजन, नोट्स जो बनाए हो ना, नोट्स के रिवीजन करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, वीकली टेस्ट दोगे। पहले क्या करोगे, सुबह से, जब भी सुबह शाम दोपहर जब भी आप रात को पढ़ते हो तो रिवीजन करोगे। जो अभी पिछले 5 या 6 दिन में आप जितने दिन का वीक बनाना चाहो, मिनिमम 5 डेज, मैक्सिमम 6 दिन ही होंगे, क्योंकि एक दिन तो आपको रिवीजन करना है। और फिर वीकली टेस्ट देना है आपको, ठीक है, खुद से ही टेस्ट देना है, या फिर आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको ध्यान में रख के आपको टेस्ट देना है कि हाँ अभी तक क्या चल रहा है, ठीक है। या फिर टॉपिक वाइज आपके जितने टॉपिक कवर किए हो, आप जहां से पढ़ रहे होगे वो भी आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, तो आप उसको देखो कि हाँ इन सारे टॉपिक को अब 1 हफ्ते हो गए या 5 दिन पढ़े हो गए हमको, तो ये सब हम टेस्ट कर पा रहे हैं, अच्छे से एग्जाम कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम ध्यान में रख पा रहे हैं कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। और फिर उसको इवेल्युएट करो आप, इवेल्युएट करो आप कि अभी तक हमारी स्ट्रेंथ क्या रही है और वीक क्या रहा है, कौन सा टॉपिक वीक रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जैसे 5 दिन में आप जिस टॉपिक को मान लो कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किए हो, ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किए हो और वो वीक के फर्स्ट डे में ही कंप्लीट कर लिए, सेकंड डे 2-3 दिन में कंप्लीट कर लिए हो, तो क्या 6 डेज में आप इसको टेस्ट में जब जब टेस्ट दे रहे हो या रिवीजन करके भी टेस्ट दे रहे हो, इनफैक्ट रिवीजन कर रहे हो सुबह आप फिर टेस्ट दे रहे हो, तो भी आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को देखो आप, ठीक है, इलिवेट करो। और ये चीजें आपके ऐसे ही सेम डेली और वीकली की यही से ही चलने वाली है आने वाले 2 मंथ तक। 2 मंथ तक आप ऐसे ही चलाओगे, हर वीक में आपको रिवीजन करना है नोट्स का, और फिर वीकली टेस्ट देना है, और शाम को ये देखना है कि आप जो भी टेस्ट दिया और फिर जो रिवीजन करके आपको समझ आए कि अच्छा ये चीजें हम भूल रहे हैं और फिर ये हमारी वीक हो रही है, तो उसको फिर से एक बार ध्यान देना है, ठीक है। और यही चीज आपको एक साइकिल चलने देना है 2 महीने तक। आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको क्या करना है, वही नोट्स जो आप नोट्स बना रखे हो, बिना नोट्स के तो पढ़ नहीं रहोगे कि सिर्फ बुक से ही पढ़े जा रहे हो, अंडरलाइन करे अंडरलाइन करे। पहली बात तो आप ये मत करना, अंडरलाइन करके आप नहीं याद रख पाओगे भाई। जो इंपॉर्टेंट लगता है आप नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओगे तो वो नोट्स आपके एग्जाम के, जैसे 2 महीने तक आप मान लो नवंबर एंड तक तैयारी किए, और उसके बाद 1 महीने आपके बच रहे दिसंबर के या फिर जनवरी स्टार्टिंग के, तो उस टाइम तक आप क्या करोगे, जो नोट्स बने हो उसको रिवीजन करोगे, और कुछ जो टॉपिक मैंने छोड़ रखे, जो मैं आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा वेटेज है इसका कम है, जो कम वेटेज वाले टॉपिक है उनको डेली आप 1 से 2 घंटे दोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप अपने नोट्स का रिवीजन करते रहोगे, जो टॉपिक पढ़े हो वो भी क्लियर रहेगा, उसको नहीं भूलोगे। और उसके साथ साथ सेक्शनल एमसीक्यू देना है आपको, हर एक सेक्शन के आपको एमसीक्यू डेली करना है भाई। तब आप उस टाइम पे सबसे ज्यादा ये ध्यान में रखोगे कि आपको प्रीवियस ईयर के, अभी तक मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात नहीं किया, क्वेश्चन पेपर की, आप उस टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आओगे, यूपीपी की यूपीएसआई के, फिर आप उसको देखोगे कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। चलो इसको तुम, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आफ्टर 2 मंथ बाद आपको क्या करना है, नोट्स को आपके रिवीजन करना है, नोट्स रिवीजन करना है आपको, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ वही करते रहो बस आप उसके बाद। और जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट बोले या टॉपिक बोला मैं आपको ना, उसको एक बार आप देखते रहो, डेली देख लो, थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक को कवर करोगे ना, 30 दिन में आराम से 2 घंटे भी देते रहोगे तो आराम से कवर हो जाएगा भाई, उसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप, ये तो हो गया हमारा, ठीक है।
क्योंकि बिल्कुल हमको ये नहीं समझना है, ये नहीं सोचना है कि हमसे कोई कमजोर है भाई। ठीक है, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। तो भाई कोई किसी से आप कमजोर नहीं है, तो ये ध्यान रखो, ना ही कोई आपसे कम मेहनत कर रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं मेहनत करनी है, सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है आपको, बस। भाई कोई किसी से कमजोर नहीं है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। ओके, इसी बात से हम आपकी बात अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।